हाँ भाई, राम राम। सभी का आपके अपने YouTube चैनल और सृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना जो मैराथन क्लासेज है उसमें पिछली क्लासेज में अपन ने टीचिंग मेथड कंप्लीट एक वीडियो में शूट करके आपको दे दिया। अब आप लोग उनसे कितना क्या देख रहे हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड। मैं जो आपसे वादा किया है वह पूरा निभा रहा हूँ, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो के अंत में मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट की अपन मैराथन लेंगे, तो उसी श्रृंखला में आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की। वास्तव में कंप्यूटर आपको मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे पढ़ाए जा रहे हैं। पहली बात तो आपके कंप्यूटर सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी। इस वीडियो में अपन संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। वास्तव में आपको सूचना प्रौद्योगिकी पढ़नी है। पिछली बार भी लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा दिया था और आप लोग वहां जाके देखे क्वेश्चन नहीं मिले, तो आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ से आए। वो सारे क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन थे। इसलिए मैं आप लोगों के आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर आपका कमांड बने। सूचना प्रौद्योगिकी यानी जो आईसीटी वाला पार्ट है वो अपन यहाँ करेंगे। इस एक क्लास के बाद में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई परेशानी होने वाली नहीं है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, तब चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा नहीं आपने 5-4 मिनट देखा और तुरंत चलेगी। ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आपके 10 में से 10 नंबर हैं वो बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आप पिछले पेपर सॉल्यूशन कर लेना, फिर आपको पता चलेगा वास्तव में सर वाले मैटर से आए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जो भी साथी नए चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सही करो भाई, लाइक कर दिया करो और अच्छा कमेंट भी किया करो ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह है प्रौद्योगिकी आपने पढ़ी। वास्तव में प्रौद्योगिकी यह है जिसमें देखो पहला चैप्टर आपके सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, दूसरा चैप्टर है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। ये दो पार्ट ऐसे हैं जिनमें आपको कंप्यूटर पढ़ना है। ये दो पार्ट क्या है, कंप्यूटर वाला डाटा, ये इसके अंदर इन दो में तो। लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन आए वो सबसे ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव से आए थे, और ये लोग आपको कोई भी पढ़ा भी नहीं रहा है। तो मैं ये दो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये दो पढ़ाऊंगा जिनको वो जो वीडियो छोड़ के जाते हैं ना उनके लिए, कि वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी है क्या, पढ़नी क्या चाहिए थी, आप पढ़ क्या रहे हो। आपने नहीं पढ़ी है मुझे पता है, एक बार ये वीडियो अंत तक देखना, फिर आईसीटी के 5 क्वेश्चन आपके जेब में होंगे। ये आपके सामने कंप्यूटर का एक बार मैंने वापस सिलेबस लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी का आधार है और उसके बाद में आपको दे रखा है क्या, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। मैं सबसे पहले तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये दो तो मुझे पता है बहुत मास्टरों ने भी पढ़ा रखा है, मैं भी इसमें पढ़ाऊंगा वीडियो में, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा इनको। और ये तीसरा पढ़ाऊंगा, फिर चौथा पढ़ाऊंगा, फिर पहला, फिर दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। सबसे पहले सर सूचना क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती क्या है। जो आपके पास में डाटा है ना, डाटा का मतलब आंकड़े, वो आंकड़े जो आपके लिए उपयोगी है, अर्थपूर्ण उपयोगी जो आंकड़े होते हैं उन्हीं को अपन सूचना कहते हैं। अर्थपूर्ण आंकड़ों को अपन क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। अर्थपूर्ण आंकड़े खूब सारे हैं, लेकिन जिनका कोई अर्थ निकलता हो, अपने लिए उपयोगी हो, वो आंकड़े अपने लिए क्या बन जाते हैं, सूचना बन जाती है। डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करके संकलन के बाद प्राप्त डाटा क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। यानी खूब सारे अपने पास में डाटा थे, आंकड़े थे, उन डाटा का अपन ने क्या किया, अपनी उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण किया। जैसे मैंने इस चैप्टर में आपके लिए विश्लेषण करके मक्खन निकाल के दिया है, उसी प्रकार से उस डाटा में से उपयोगी जो चीजें हैं उनका विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, जो काम की चीजें उनको संकलन करने की जो प्रोसेस है ना, वही क्या है, सूचना है। बस ये पिछली बार लेवल 1 में ये इस लाइन से क्वेश्चन पूछा था, डाटा को सूचना में बदलने की जो प्रक्रिया है ना उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। ये लो जी, डाटा को सूचना में बदलने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका
प्रोसेसिंग, डाटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। तो अभी तक आप ये दो चीजें कन्फर्म याद करके चलो साथ में, क्या कि अर्थपूर्ण डाटा को अपन क्या बोलते हैं? सूचना कहते हैं। और अपने पास में खूब सारा डाटा, आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों में उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करके जो अपन संकलन करते हैं वो अपने लिए सूचना है। और डाटा को सूचना में बदलने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। किसको? डाटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में सॉरी डाटा से प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद में वो क्या बन जाएगी? सूचना बन जाएगी। कोई भी क्या होगा? डाटा होगा, उसमें अपन प्रोसेस करेंगे अपनी, और उनमें से काम का मक्खन निकाल लेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। डाटा के बाद में क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन, फिर ज्ञान, फिर विजडम। ये क्रम भी शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डाटा है, उस डाटा में से अपने को क्या मिलती है? कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है। उस सूचना से अपने को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के से अपने को विजडम यानी बुद्धि आती है। विजडम यानी बुद्धि आती है। ये लो जी, आपको अच्छे से याद हो सकता है। कोई भी डाटा है, उस डाटा में से अपने काम की जो चीजें उनको अलग करना इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से अपने को क्या आता है? नॉलेज यानी ज्ञान आता है, और ज्ञान आने से अपने विजडम यानी बुद्धि। ये क्रम है। डेटा माइनिंग क्या है? अगली एक शब्द है डेटा माइनिंग। एकत्र डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने के लिए काम में लेने वाले जो उपकरण होते हैं, उनको उपकरणों को काम में लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो डेटा माइनिंग कहलाती है। देखो डेटा माइनिंग क्या है? डेटा में से उपयोगी जो सूचना है, अपने उपयोगिता के आधार पर उपयोगी जो जानकारी होती है, उस उपयोगी जानकारी को विश्लेषण करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं, उन उपकरणों को उपयोग में लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को डेटा माइनिंग कहते हैं। कहानी समझ में आ गई होगी। मारवाड़ी में समझा दूंगे। या मान लो खूब सारा कचरो पड़ियो, बिन डाटा बोला बी कचरा में शू काम की चीजा अलग करवा के लिए आपा कोई ना कोई उपकरण काम में लेवा। वो उपकरण काम में लेवा की जकी प्रक्रिया अपनावा ना, आपा जकी प्रक्रिया बा प्रोसेस बा है डेटा माइनिंग। या मान लो कचरो हो, कचरा में थोड़ो लोवो भी पड़ियो, बी लोवा ने किया बारे निकालनो है, बी के लिए आपा काई करांगा? बिम चुंबक है, बी चुंबक है जो को उपकरण काम में लेना, वो की तरीका काम में लेनो है, वही बा प्रक्रिया काई है? डाटा माइनिंग है। ठीक है, मारवाड़ी में समझा दियो। फिर डेटा माइनिंग का उपयोग एनालिटिक्स में बड़े डेटा का प्रोसेस करने में किया जाता है। डेटा माइनिंग यानी बहुत ज्यादा डाटा होता है ना, उसका प्रोसेस करने में इसको काम में लेते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? एकीकृत डाटा का प्रमुख स्टोरेज एक स्थल है। एकीकृत जो डाटा है उसका प्रमुख क्या है? स्थल है, जहां में रखा जाता है, स्टोरेज स्थल है। एकीकृत डाटा का प्रमुख क्या है? स्टोरेज स्थल है। कौन? आपका डेटा वेयर हाउसिंग। देखो हाउस में कौन रहे? लोग रहे यानी स्टोरेज स्थल, जटे डाटा ना आपा कहीं करा स्टोर करा, वो स्थल कहीं कहलावे? डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। उसके बाद में शब्द आता है ई शासन। कौन सा शब्द है? ई शासन। ई शासन मतलब क्या है? सरकारी सेवाओं की पहुंच और निष्पादन को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया है कि सरकार की जितनी भी सेवा है ना, बाकी ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच हुए, व पहुंचावा को जो माध्यम है, बिन काहे बोला? ई शासन बोला। काहे बोला? ई शासन यानी सरकारी तंत्र बोला। मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ई शासन का। ई शासन का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को क्या करवाना? ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसलिए सरकार ने क्या ई मित्र वगैरह और खूब सारे एडवर्टाइजमेंट करवाती है। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ई शासन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाना, यानी सरकारी सेवाओं की पहुंच और निष्पादन को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया है। कौन? ई शासन। चलो जी, उसके बाद में ई नागरिक। ई शासन के द्वारा दी जाने वाली कुछ प्रमुख सेवाएं। ई शासन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाएं जिनके माध्यम से अपन अलग अलग काम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ई नागरिक एक पोर्टल है जिसमें सेवा केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि जारी करने की सुविधाएं प्रदान की जाती है। उसका नाम है ई नागरिक एक पोर्टल है जिसके माध्यम से अपन क्या ई मित्र पे जाके इन चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, राशन कार्ड, सारे के सारे पोर्टल है वो सारा क्या है? ई नागरिक है।
ई पुलिस भी है। ई पुलिस में क्या होते हैं कि कौन सा पुलिस कर्मचारी है उनके डाटा, अपराधी कौन है उनके डाटा, ऑनलाइन अपन की FIR है तो उस पर क्या वगैरह प्रोसेस हो रही, ये इसमें किसमें, ई पुलिस में देखने को मिलेंगे। कार्यरत अधिकारियों एवं अपराधियों का डेटा रखा जाता है। क्लियर है? बताओ, कमेंट करना इतना वीडियो यदि आपने देखा है तो क्या आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई। आज क्या हो रखा है। चलो नेक्स्ट, ई न्यायालय इसी प्रकार से न्यायालय से संबंधित जानकारी, ई परिवहन, परिवहन की सरकारी बसें वगैरह की, ई औषधि, ई शिक्षा, ई पंजीकरण, ई शासन सचिवालय। फिर अगला ई मित्र। ई मित्र आप बार बार कहते हो ई मित्र पर जाऊंगा फॉर्म भरा रहा हूँ, वो ई मित्र क्या है, वो राजस्थान सरकार का एक ई गवर्नेंस सेवा है। राजस्थान सरकार की एक क्या है, ई गवर्नेंस सेवा है। ई मित्र क्या है, राजस्थान सरकार की एक ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, गवर्नमेंट की सेवा है जिसका प्रारंभ 2002 में हुआ था। ई मित्र क्या है, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस सेवा है जिसका प्रारंभ 2002 में हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई 2015। याद करो भाई, याद कर जानो, आगे जा पाऊँ पहले थोड़ा स्लो चलाऊंगा। अब ये जो 2 पोर्शन है ना, तीसरा और चौथा, इसमें मैं याद करवाते हुए साथ चल रहा हूँ कि ई मित्र क्या है, राजस्थान सरकार का एक ई गवर्नेंस पोर्टल है जिसकी शुरुआत 2002 में हुई और उसके बाद में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ मोदी जी के राज्य में। चलते हैं आगे, अगला चैप्टर आता है ई वाणिज्य। ई वाणिज्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, जहां देन लेन होती है, व्यापार होता है, उसी को बोलते हैं वाणिज्य, कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना क्या कहलाता है, ई वाणिज्य कहलाता है। अपन क्या करें, व्यापार करें, लेकिन वो किसके माध्यम से करें, इंटरनेट के माध्यम से करें, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाला जो व्यापार है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई वाणिज्य। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, व्यापार सामान्य तरीके से करें वो तो व्यापार है, कॉमर्स है वो तो, ठीक है, वो तो क्या है, वाणिज्य है। लेकिन व्यापार किसके माध्यम से करें, नेट के माध्यम से, ऑनलाइन ही ऑनलाइन व्यापार करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, ई वाणिज्य। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना, इंटरनेट पर ही वस्तु खरीद ली और इंटरनेट पर वस्तु का बेचना और व्यावसायिक लेन देन करना ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से कोई वस्तु को खरीदना, उस वस्तु को बेचना और आपस में इंटरनेट के माध्यम से ही वस्तुओं के लेन देन का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ई वाणिज्य कहलाता है और वस्तुओं को खरीदना बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इसके 3 चरण हैं। इसके कितने चरण हैं, 3 चरण है। पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण। इसके कितने चरण है, ई वाणिज्य के 3 चरण है। पुनर्खोज, अच्छे से याद होना चाहिए शायद पिछली बार, पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यावसायीकरण। पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यावसायीकरण, ये बात है जो आप नहीं बता सकते, इसलिए ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि ई वाणिज्य के 3 चरण कौन कौन से हैं। ई वाणिज्य के 3 चरण में एक तो है पुनर्खोज, एक है भूमंडलीकरण, एक है व्यावसायीकरण। याद करो, अभी कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो, इन चीज़ों को लिखने से चीज़ें याद होती है। सबसे पहले क्या आ रहा है, पुनर्खोज आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, तो उसके बाद में आपका कौन सा आ रहा है, भूमंडलीकरण आ रहा है, उसके बाद में व्यावसायीकरण। क्लियर है? चलो जी चलते हैं नेक्स्ट। ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स कैसे किया जाता है, यानी वस्तुओं की लेन देन करने के कुछ तरीके हैं, वो माध्यम कौन से हैं। पहला है B2B। कौन सा है, B2B। बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी 2 कंपनियां आपस में क्या करें, कोई वस्तु को एक खरीदे बेचे। 2 कंपनियों का आपस में जब व्यापार होता है उसको बोला जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी दूसरी कंपनी से व्यापार करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से व्यापार करती है, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, B2B। उपभोक्ता शामिल नहीं होता, इसमें कोई भी उपभोक्ता शामिल नहीं होता है, कंपनी आपस में ही क्या करती है, व्यापार करती है। इसमें निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी ही लेन देन करते हैं। कौन कौन, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और निर्माता इसके अंदर क्या करते हैं, देन लेन करते हैं।
क्लियर है? बताओ B2B समझ में आ गया? बिजनेस टू बिजनेस, दो कंपनियां आपस में क्या करती है? वस्तुओं की लेन देन करती है, व्यापार करती है। अगला है B2C। सॉरी क्या हुआ? हाँ, B2C बिजनेस टू कस्टमर। यहां पर कंपनी अपना व्यापार अपना जो सामान है सीधे किसको बेचती है? कस्टमर को बेचती है। B2C बिजनेस टू कस्टमर, यानी जो कोई कंपनी है वो अपना सामान सीधे कस्टमर को बेचती है, कस्टमर को दिखाती है। जैसे अपन करते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, वो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? B2C का ही एक पार्ट है। कंपनी अपना सामान सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती है। उपभोक्ता सामान को देखकर चुन सकते हैं। जैसे अपन अमेजन पे जाते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, उसका ऑर्डर कर देते हैं, वस्तु अपने पास में आ जाती है। फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा इत्यादि। सबसे ज़्यादा मीशो का यूज़ हो रहा है वर्तमान में और मंत्रा का, क्योंकि ये थोड़े से सस्ते क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, इसलिए यह B2C समझ में आ गया होगा आपको। B2B में जहां कंपनियां आपस में व्यापार कर रही थी, B2C में क्या करेगी? कंपनियां सीधा किसके साथ में? कस्टमर के साथ में व्यापार करेगी। इसके उदाहरण है अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, ठीक है, मीशो है। अगला है C2C। C2C का मतलब कस्टमर टू कस्टमर, जहां दो उपभोक्ता आपस में ही लेन देन करते हैं, वो है C2C। जैसे किसी वेबसाइट पर अपन ने अपनी भैंस की फोटो डाल दी, ठीक है, भैंस की फोटो डाल दी, सीधा भैंस को देखकर भैंस वाले रेसे पा रहे ना, वो क्या है? C2C है, कस्टमर टू कस्टमर। उपभोक्ताओं को अपनी सामग्री वेबसाइट पर प्रकाशित करने में मदद करती है। वेबसाइट पर क्या कर देती है? डाल देती है अपनी वस्तु। एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सीधे संपर्क कर सकता है। कंपनी की भागीदारी इसमें नहीं होती, कोई कंपनी इसमें नहीं आती है, जैसे OLX पर और क्विकर पर। ये क्या है? C2C के पार्ट है। चलो जी भाई, अगला है C2B कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर सीधा किससे? उपभोक्ता कंपनी से संपर्क कर सकता है, कंपनी को सेवा देता है। उपभोक्ता कंपनी को जब सेवा देता है उसको क्या बोलते हैं? C2B बोलते हैं। तो अभी तक अपन ने तीन पढ़ी है ना, क्या क्या? B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू, फिर बिजनेस टू कस्टमर, फिर C2C कस्टमर टू कस्टमर, और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? C2B। उसके बाद में G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंटों के मध्य। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस हो रहा है, और फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट हो रहा है। जैसे बड़ी वगैरह कंपनियां होती है ना, जैसे वो ये सौर ऊर्जा वाली कंपनियों को डील कर रहे हैं, वो इनके माध्यम से होता है। बिजनेस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंटों के मध्य में होता है। तो टोटल 7 है, इनको अच्छे से याद करो कि पिछली बार इनमें से भी पूछा था कि निम्न में से कौन सा इसका प्रकार नहीं है। B2B पहला कौन सा है? B2B, B2C, फिर C2C, उसके बाद में C2B, उसके बाद में G2G, उसके बाद में B2G, फिर G2B। चलते हैं आगे। इंटरनेट बैंकिंग, आजकल बैंक का इंटरनेट को माध्यम होवे, सब जानो थे। इंटरनेट बैंकिंग मतलब बैंक खटे थे, देन लेन खटे कर रहे हो भाई, इंटरनेट बैंकिंग है। यानी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। बैंक द्वारा जो भी सेवा प्रदान की जा रही है उसको किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना क्या कहलाती है? इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग उपभोक्ताओं को घर बैठे सभी सेवाएं व लेन देन उपलब्ध करवाता है। इंटरनेट बैंकिंग उपभोक्ताओं को अपनी सारी सेवाएं घर बैठे प्रोवाइड करवा देता है। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, अच्छे से मानता हूं भाई, अच्छा से मैं समझा रहा हूं, अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। ई वॉलेट तो सर जानो, एक आगे के लागू ई वॉलेट लागू, वॉलेट तो तेसे जानो। ई इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट यानी आपनो जो पर्स हो वो इलेक्ट्रॉनिक पर्स बन गो। आजकल आप पर्स को लेट जाओ, मोबाइल लेट जाओ, मोबाइल में सीधा करिया QR कोड ने स्कैन और सीधा रुपया डाल दें अगला, ठीक है। ई वॉलेट ये एक डिजिटल वॉलेट है। कैसा वॉलेट है भाई? डिजिटल, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। ऑनलाइन लेन देन करा ना आजकल, ठीक है, ऑनलाइन लेन देन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। इससे बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से लिंक किया होता है, ऐसे तो चलता नहीं है, तो इसको किससे? बैंक अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से क्या किया होता है? लिंक किया हुआ होता है, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं?
कुछ भी देन लेन कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे। इसके उदाहरण कौन कौन है? उदाहरण तो आप सभी जानते हो, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, पेपल है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है पेटीएम, गूगल पे, एप्पल पे, पेपल। पेटीएम, गूगल पे, ये किसके ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के उदाहरण है। पेपल एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। पेपल क्या है? एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। गेटवे का मतलब दो स्थानों के मध्य आदान प्रदान करने का यंत्र। तो दो स्थानों के मध्य ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, जिसका उपयोग ई कॉमर्स और दुकानदार करते हैं। पेपल का उपयोग कौन करते हैं? दुकानदार और ई कॉमर्स में ज्यादा चलता है पेपल। और स्थापना इसकी दिसंबर 1998 में हुई। पूछा जा सकता है कि पेपल की स्थापना कब हुई? तो 1998 में। याद करो, ई वॉलेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, डिजिटल अपनी क्या है? करेंसी है, डिजिटल वॉलेट है, जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन में अपन करते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कुछ उदाहरण है, पेटीएम है, गूगल पे, पेपल है, एप्पल पे है। पेपल है, पेपल क्या है? एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, जिसका उपयोग ई कॉमर्स में और दुकानदार करते हैं। और इसकी स्थापना दिसंबर 1998 में हुई थी। किसकी? पेपल की स्थापना दिसंबर 1998 में। नेक्स्ट, पेटीएम। पेटीएम का फुल फॉर्म है पे टू मोबाइल, पे थ्रू मोबाइल, टू नहीं, पे थ्रू, वैसे टू ही हो जाएगा, पे थ्रू मोबाइल। मोबाइल के द्वारा पेटीएम एक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की। इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा महाराष्ट्र में है। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई? पूछा जा सकता है। पेटीएम क्या एक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसका मुख्यालय नोएडा महाराष्ट्र में है। नोएडा महाराष्ट्र में उसका क्या है? मुख्यालय। इसकी स्थापना 2010 में शेखर शर्मा ने की थी। ठीक है, किसने? विजय शेखर शर्मा ने। बताओ, अच्छे से याद करो। अभी पेटीएम को तो याद करो कि पेटीएम क्या है। पेटीएम एक भारतीय वित्तीय प्रबंधन एक संस्था है, इसीलिए तो पेटीएम से सारे लिंक है। फोन पे, गूगल पे, सारे पेटीएम से लिंक है। तो ये एक भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की। इसका मुख्यालय ग्रेटर कहाँ है? ग्रेटर तो नोएडा याद आ रहा है, नोएडा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो जी। उसके बाद में भीम, कौन सा है? भीम, ये भारतीय स्टेट बैंक का यूपीआई ऐप है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा भारतीय स्टेट का है, तो भीम भारतीय स्टेट का है। क्लियर है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई का है कुल मिला के भीम। और हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स आप 299 में शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान भूगोल थे। अब सारे के सारे ही है, आप जिसको भी परचेज करना चाहते हो सारे 299 में आप पे करके शानदार एक बार ऑफलाइन पढ़ सकते हो शॉर्ट तरीके से। मैटर से रिवीजन नहीं हो रहा है तो रिवीजन के लिए ये है। और ध्यान रखना, सिलेक्शन का आधार रिवीजन ही डिवीजन है। फिर पेजेप, इसने पिछली बार बहुत परेशान किया था पेजेप की। पेजेप की एचडीएफसी बैंक का कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक का यूपीआई कौन है? पेजेप है। पेजेप है, जिसकी स्थापना 2012 में लॉन्च किया गया था। इसको याद करो भाई, पेजेप क्या था? पिछली बार देखो क्वेश्चन कहाँ से आए थे, आप क्या पढ़ के गए थे? अभी तक बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि सर पिछली बार क्वेश्चन कहाँ से आए, वो करा दो पिछली बार। ये देखो पिछली बार कहाँ से आए थे, जहां अगले ने सिलेबस मेंशन कर रखा वहीं से देखा क्वेश्चन, और तो कहां से ही दे सकता है। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से तैयार करते रहो आप लोग। तो पेजेप को याद करो भाई, 2015 में लॉन्च किया। ये किसका है? एचडीएफसी बैंक का एक ई वॉलेट है पेजेप। उसके बाद में एसबीआई बुड्डी, एसबीआई बैंक का ही है, जिसे अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था। याद करो एसबीआई बुड्डी किसका है? एसबीआई नाम लगा हुआ है तो एसबीआई उसी का होगा। तो इसकी लॉन्च पूछी जा सकती है कि एसबीआई कब का? 2015, अगस्त 2015 में लॉन्च है। ई रुपी किसका है? ई रुपी बाई एसबीआई, ये एसबीआई का ही ई वॉलेट है। और इंस्टा वेल्थ, ये है इंपॉर्टेंट, इंस्टा वेल्थ किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च ई वॉलेट है। बताओ इंस्टा वेल्थ किसका है? तो इंस्टा वेल्थ किसका है? अपना आईसीआईसीआई का। नाम में आई आ रहा है, इंस्टा वेल्थ आई, तो आई। पेजेप किसका? एचडीएफसी बैंक का, 2015 में लॉन्च किया गया। एसबीआई बुड्डी अगस्त 2015 में लॉन्च है ये भी। ठीक है, ई रुपया एसबीआई बैंक का है। चलो आगे। उसके बाद में यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ई वॉलेट है यूबीआई। और केनरा ई सेविंग बैंक, केनरा बैंक का। ये तो आप क्या याद करोगे, ऐसे ही याद हो जाएगा, केनरा बैंक का है। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। लेकिन याद किसको है? पेजेप को। एचडीएफसी बैंक का है, 2015 में लो। और उसके बाद में इंस्टा वेल्थ एचडीएफसी बैंक का है। ठीक है, चलते हैं जी आगे। मिलान कर लेना क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे अगलों ने।
डिजिटल मुद्रा, ये लो जी डिजिटल मुद्रा पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। पैसे का क्या रूप है? इलेक्ट्रॉनिक रूप है। भुगतान का एक साधन है, संपर्क तरी लेन देन किया जाता है। डिजिटल मुद्रा वही है, ऑनलाइन आप कहीं करा फोन पे ट्रांसफर करा। इसके 3 प्रकार है, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी आभासी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कितने प्रकार की होती है डिजिटल मुद्रा? 3 प्रकार की है। क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है यानी आभासी मुद्रा, और उसके बाद में बैंक रिजर्व है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक CDBI, मैं तो ऐसे याद करता हूँ CBDI, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। क्रिप्टो करेंसी, ये है काम की बात कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल मुद्रा का 3 प्रकार बताए थे, तो डिजिटल मुद्रा का एक रूप कौन है? क्रिप्टो करेंसी, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है। यह ब्लॉकचेन नेटवर्किंग पर आधारित है। अभी आगे पढ़ेंगे ब्लॉकचेन को। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई, ये काम की बात है भाई, इंपॉर्टेंट है तथ्य याद करो। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई? 2009 में। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। प्रथम क्रिप्टो करेंसी कौन थी? बिटकॉइन थी। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन है प्रथम क्रिप्टो करेंसी। वैसे क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत भी 2009 में हुई थी और बिटकॉइन पर पहली क्रिप्टो करेंसी आई, तो उसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 2009 में। ये भी शायद पिछली बार क्वेश्चन था, बिटकॉइन 2009 की है। अब देखो आप लोग सोच रहे हो कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे हैं, कहीं विदेश से नहीं पूछे उन्होंने जाके। बस आप लोग ने पढ़ा नहीं ढंग से, आपने इतना ही समझा कि ये कंप्यूटर ही कंप्यूटर नहीं भाई, सूचना प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी का अगला अनुप्रयोग कर रहा है कि आप जो कंप्यूटर है उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो यहाँ अपन इंटरनेट का कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, उसका सामाजिक प्रभाव अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यूजों को पूछेगा अगला कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर को तो अपन सबने पढ़ लिया। क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, यहीं से भी शायद क्वेश्चन पूछा था। क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? अब कई बार ऐसे पूछ ले विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कौन सी है, तो बिटकॉइन हो गई। कौन हो गई? बिटकॉइन। क्यों हो गई? क्योंकि पहली क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन है। और क्रिप्टो करेंसी को ये क्या कहते हैं? विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कहते हैं। विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा याद करो भाई, यहीं से अच्छे से याद करो। ये पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये वहां पीडीएफ डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन का एन्क्रिप्शन की मदद से नियंत्रित होती है, ये भी पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एन्क्रिप्शन के द्वारा नियंत्रित होती है। एन्क्रिप्शन क्या है भी मैं बता दूंगा, लेन देन को सुदृढ़ करने का तरीका है। एन्क्रिप्शन की मदद से इसको क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। किसको? क्रिप्टो करेंसी को। अच्छे से याद हो गया। विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है कौन? क्रिप्टो करेंसी। कैसी है? विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है कौन? क्रिप्टो करेंसी। इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकृत बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया था है। इसको कोई भी बैंक जारी नहीं करता है, इसलिए इसमें किसी सरकारी हस्तक्षेप या हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां से मुझे ऐसे लगता है कि वापस क्वेश्चन पूछेगा। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई। प्रथम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। ये एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन कैसी है? विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसको एन्क्रिप्शन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। या रट्टो लगा दो, रट्टा ब्रो के ही बजावा दो क्वेश्चन नंबर है। फिर वर्चुअल करेंसी, आभासी करेंसी। ये आभासी करेंसी एक वास्तविक करेंसी के बराबर है, लेकिन इसका मूल्य, ये भी एक डिजिटल मुद्रा का ही एक रूप है, जिसे किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है और नियंत्रित भी से नहीं किया जाता है। वर्चुअल करेंसी वास्तविक मुद्रा के बराबर मूल्य की ही होती है, जिसे वास्तविक मुद्रा के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वर्चुअल का मतलब आभासी, वास्तविक का एक रूप है, लेकिन वास्तविक के बराबर ही एक का विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करियो जाए। इसको भी कोई भी बैंक द्वारा जारी कौन किया जाए। बहस कहानी खत्म। दूसरा हो गया, पहला कौन सा था? पहला था क्रिप्टो करेंसी। किसके प्रकार है? डिजिटल मुद्रा के। पीछे चलो रिवर्स, डिजिटल मुद्रा के 3 प्रकार बताए थे ना हमने। पहला क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा वर्चुअल करेंसी, और तीसरा CDBC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, ये है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा,
ठीक है। सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये लो इंपॉर्टेंट बात, इसको किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्चुअल को और क्रिप्टो करेंसी को उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था बच्चों, लेकिन इसको सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल डिजिटल लेन देन में किया जाता है, इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। भारत में CDBD ई रुपया है, याद करो इंपॉर्टेंट, भारत में CDBC कौन है, ई रुपये के नाम से जानी जाती है। और ई रुपया की लॉन्च 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था। चलो भाई आगे चलो जी नेक्स्ट पेज। महत्वपूर्ण डिजिटल मुद्राएं कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण डिजिटल मुद्राएं कौन कौन सी है। सबसे पहला है बिटकॉइन, साल 2009 में लॉन्च किया था, साल 2009 में लॉन्च। इसे किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रण में नहीं रखा जाता है। बिटकॉइन को कब लॉन्च किया था, 2009 में। ये मैथ्स में क्वेश्चन पूछा था, मैथ्स में ही पूछा था ना, हाँ। बिटकॉइन को कब लॉन्च किया गया था, तो बिटकॉइन को 2009 में। इसे किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित में नहीं रखा जा सकता। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया जाता है। ओपन सोर्स का मतलब खुले सोर्स के रूप में इसे क्या किया जाता है भाई, जारी किया जाता है। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छे से कमेंट भी कर देना मुझे को, क्या मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो रही है। आप लोग इतने दिन पूछ रहे थे कहाँ से आया, मैं कमेंट देखता था बहुत टीचरों के नीचे कमेंट, सर ये पिछले क्वेश्चन कहाँ से आए, वो करा दो ना मैटर, वो करा दो ना। और मैं वो फोन देखता था, बीमार था, सोता हुआ। जब मेरे पास में मैटर पड़ा है तो बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। ये लो पीछे वाले क्वेश्चन कहाँ से आए, मिला लेना एक का एक अपने नोट्सों से। उसके बाद में लाइटकॉइन को 2011 में लॉन्च किया गया, एथेरियम को 2015 में लॉन्च किया गया था। सार्वजनिक नेटवर्क है ये कैसा है, सार्वजनिक नेटवर्क है जिस पर कोई भी लेन देन कर सकता है। विटालिका ब्यूटेरिन, इसका नाम क्या है, विटालिका ब्यूटेरिन द्वारा 2015 में विटालिका ब्यूटेरिन द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया है। किसको, एथेरियम को। याद करो अभी बिटकॉइन 2009 में, लाइटकॉइन 2011 में, एथेरियम 2015 में। डॉग कॉइन, डॉग में सी, तो ये डॉग कॉइन है 2013 में, दिसंबर 2013 में। डॉग कॉइन पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है कौन, डॉग कॉइन 2013 में। रिपल 2012 में लॉन्च किया रिपल को। ये अन्य मुद्रा के एक्सचेंज के लिए काम में ली जाती है। रिपल को किसे, अन्य मुद्रा का एक्सचेंज करवाने के लिए रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट में इस्तेमाल की जाती है। इंपॉर्टेंट बात, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, सॉरी रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। चलता हूं आगे। अगला है लिब्रा, ये फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी है। लिब्रा क्या है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। कौन, लिब्रा, फेसबुक द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है। ये लो जी याद करो, फेसबुक द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, लिब्रा। किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, लिब्रा। पूछा जा सकता है लिब्रा क्रिप्टो करेंसी किसके द्वारा बनाई गई है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, तो किसके द्वारा है, लिब्रा, फेसबुक के द्वारा। इस्तेमाल के लिए केलिब्रा वॉलेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिब्रा के लिए केलिब्रा, लिब्रा के लिए केलिब्रा, लिब्रा के लिए केलिब्रा। इसे दिसंबर 2020 में इसका नाम डाइम कर दिया गया। ई रुपया आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। ई रुपया भी एक क्या है, ई वॉलेट है, क्रिप्टो करेंसी है। याद करो क्रिप्टो करेंसी में मैंने कितनी पढ़ा दी, मैंने पढ़ा दी पहली बिटकॉइन 2009 में, ठीक है। दूसरी बताई लाइटकॉइन 2011 में, उसके बाद में एथेरियम 2015 में ब्यूटेरिन के द्वारा, विनेटिका ब्यूटेरिन के द्वारा। उसके बाद में डॉग कॉइन दिसंबर 2013 में, उसके बाद में लिब्रा, डॉग कॉइन के बाद में कुछ और भी बता दी ना शायद, रिपल 2012 में, उसके बाद में लिब्रा फेसबुक के द्वारा बनाई गई, इसका नाम डाइम कर दिया गया 2020 में। उसके बाद में ई रुपया आरबीआई द्वारा जारी किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। चलते हैं आगे। सर पीओएस सिस्टम क्या है,
पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, पूरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ ए सेल सिस्टम, POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ ए सेल सिस्टम, बिक्री लेन देन को पूरा करने वाला सिस्टम, बिक्री लेन देन को कंप्लीट करने वाला एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं POS सिस्टम। ये देख रेख करता है। इस मशीन का उपयोग उत्पादों, ग्राहकों, ऑर्डरों और इन्वेंटरी की जानकारी को व्यवस्थित करने व बनाए रखने के लिए किया जाता है। बिक्री लेन देन को कंप्लीट करने के लिए POS सिस्टम, पोस सिस्टम, याद करो, बिक्री लेन देन को कंप्लीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? POS का, पोस सिस्टम का। सर वीडियो कितने बजे शूट कर रहे होते? 21:24, सॉरी 54 मिनट हो रखी, 21:54 यानी 9:54 रात का है भाई। अत्यारा था के लिए देखो या मेहनत चल रही है हमारी तरफ, वो सारा घर का सोएगा और अत्तो खेता के अंदर है। ई वजह से क्या हो रखे है भाई, अति सर्दी, खतरनाक लेवल की सर्दी पड़ रही है। फिर भी मैं थक लिया, इतनी रात में मेहनत कर रहा हूँ। कल तो मम्मी कह रही कि रात में बहुत लेट तक तू बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, रात में 12 बजे तक वीडियो शूट कर, 2 बजे तक कंप्लीट कर, सोयो भी। ठीक है, तो वो दूसरा वीडियो अब मैं था के लिए देखो, इतनी शानदार, तो जबरदस्त कंटेंट ले रहा हूँ, जो को पिछली बार पूछो गई हूँ। बहुत लोग कंप्यूटर पढ़ा जा रहा है, कंप्यूटर यहाँ से आएगा, कंप्यूटर यहाँ से आएगा। अरे भाई लोगों, कंप्यूटर खट्टे आओगे, बट्ठे तक पढ़ाओ, टॉपिक कहीं दे रहे, क्या कंप्यूटर पढ़ाया जा रहे हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंटर, जो जनरल कंपटीशन में पढ़े। हाँ, एक मैं चलो बाद में बताऊंगा। बिक्री लेन देन को पूरा करने वाला सिस्टम, इस मशीन का उपयोग उत्पादों, ग्राहकों, ऑर्डरों और इन्वेंट्री की जानकारी को व्यवस्थित करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। POS के प्रकार, POS के प्रकार रट लेना भाई। POS के कितने प्रकार का POS होता है? 7 प्रकार का। कितने प्रकार का? ये आप देखोगे ना, ये क्लास लेने के बाद में पीछे वाले क्वेश्चन देखना। इतने दिन सोच रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन कहाँ से आए, ये क्लास लेने के बाद में सोचना पीछे वाले क्वेश्चन यहाँ से आए। POS 7 प्रकार का, मोबाइल, टेबलेट, टर्मिनल, 3 याद करो, मोबाइल, टेबलेट, टर्मिनल, मोबाइल, टेबलेट, टर्मिनल। भी के बाद में याद करो, क्लाउड, वेब, मल्टी चैनल, क्लाउड आधारित, वेब आधारित और मल्टी चैनल, क्लाउड, वेब आधारित, मल्टी चैनल, और एक स्वयं सेल्फ सर्विस कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क। POS का कितना प्रकार है? 7 प्रकार, मोबाइल, टेबलेट, टर्मिनल, क्लाउड आधारित, वेब आधारित, मल्टी चैनल और स्वयं सेवा कियोस्क। स्वयं सेवा कियोस्क, सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस का मतलब स्वयं सेवा कियोस्क हो गया। बताओ 7 POS याद हुए को नहीं? अब देख लेना पिछले पेपर में, ये पिछले रीट के किसी पेपर में ये देख लेना, ऐसे पूछा निम्न में से कौन सा POS का प्रकार नहीं है। अब जाके देख लेना उसका आंसर, आप कितना आसान लगेगा आपको। POS कितने प्रकार का? 7 प्रकार का, मोबाइल, टेबलेट, टर्मिनल, क्लाउड आधारित, वेब आधारित और क्लाउड आधारित, वेब आधारित और उसके बाद में मल्टी चैनल। मल्टी चैनल के बाद में एक स्वयं सेल्फ कियोस्क है, तो क्या हो जाएगा? सेल्फ सर्विस कियोस्क। हेलो सर, ऑनलाइन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टूल्स, OMR टूल्स भी पाया जाता है। ये बैंकों को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों की पूछताछ और सवालों से जुड़ने में मदद करता है। ऑनलाइन रिस्पॉन्स देबाम, अलो रिस्पॉन्स देबाम जुड़बाम। स्ट्राइप क्या है? ये इंपॉर्टेंट आपकी बात, स्ट्राइप को याद कर ला भाई। ये एक ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन जो आप भुगतान करते हो ना, उसको प्रोसेस करने वाला एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। आपको पूछेगा निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? स्ट्राइप। स्ट्राइप क्या है? एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो भुगतान होता है उसको प्रोसेस करने वाला ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म स्ट्राइप। स्ट्राइप क्या है? ऑनलाइन है। स्ट्रेप लेवा, स्ट्रेप लेवा मतलब प्रोसेस करा, स्ट्रिप लेवा पा, स्ट्रिप लेवा ने, स्ट्रिप लेवा के लिए मतलब अपना शरीर ने प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है कौन? स्ट्राइप। याद हो गया? यह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है। किससे? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान को क्या करता है? स्वीकार करता है। यानी ये ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है। कौन है? स्ट्राइप। नेक्स्ट, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस, और ये डेटा
यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है भाई, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसे त्वरित कोड के रूप में जाना जाता है। यह एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ये क्या है? मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यूएसएसडी का उपयोग को बिना डेटा और बैलेंस के छोटे डेटा पैकेज भेजने की अनुमति देता है। यदि ये इंस्टॉल है तो आप क्या कर सकते हो? बिना बैलेंस के छोटे मैसेज भेज सकते हो, बिना डेटा के छोटे मैसेज भेज सकते हो। किसके द्वारा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नाम ही क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस का डाटा। इसे त्वरित कोड के रूप में जाना जाता है। ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यूएसएसडी के उपयोग, यूएसएसडी के क्या क्या उपयोग है? सबसे पहला, प्रीपेड फोन में बैलेंस चेक करने में, पासवर्ड को रीसेट करने में, कॉल बैक शुरू करने में, एम पिन जनरेट बदलने में और ओटीपी जनरेट करने में। याद करो यूएसएसडी का उपयोग। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यूएसएसडी एक क्या है? छोटे बिना डाटा के आपका छोटे पैकेजों में मैसेज भेजने का एक तरीका है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। क्लियर है? इसका उपयोग किसमें होता है? सबसे पहला, जो अपने कीपैड फोन आते थे ना पहले, कीपैड वाले, जिनको क्या बोलते हैं? प्रीपेड फोन में बैलेंस की जांच करने में किसका होता है? यूएसएसडी का। पासवर्ड को आप रीसेट करना है, पासवर्ड को क्या करना है? रीसेट करना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। कॉल बैक शुरू करना है अपने को एम पिन बदलना है और ओटीपी जनरेट करनी है, इसमें यूएसएसडी का उपयोग होता है। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। एम पिन बदलने में, ओटीपी जनरेट करने में, कॉल बैक शुरू करने में, पासवर्ड को रीसेट करने में और प्रीपेड फोन में बैलेंस जानने में। वो पीछे आया था ना, क्रिप्टो करेंसी को एन्क्रिप्शन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये एन्क्रिप्शन क्या है? ये एन्क्रिप्शन अपने को छेड़छाड़ करने से रोकता है। डेटा सुरक्षा का एक तरीका है। क्या है? डेटा सुरक्षा का एक तरीका है जो डेटा को पढ़ने योग्य प्रारूप से एनकोडेड प्रारूप में परिवर्तित करता है, जिसे केवल क्रिप्टोग्राफिक कुंजी का उपयोग करके डिक्रिप्ट किए जाने के बाद में ही पढ़ा या संसाधित किया जा सकता है। यानी ये सुरक्षा करने का काम करता है एन्क्रिप्शन। ठीक है? फिर डिक्रिप्शन, एन्क्रिप्शन की अपोजिट हो जाएगी। एन्क्रिप्ट किए गए डेटा को मूल रूप में वापस बदलने के लिए डिक्रिप्शन का प्रयोग होता है। ई लर्निंग का मतलब ऑनलाइन लर्निंग करा जगह थे मैं बार कर रहा इन बोला है ई लर्निंग। सिंक्रोस जब साथ साथ लाइव प्रोग्राम में अपन जुड़ते हैं तो उधर से आप लाइव में कम्युनिकेशन करते हैं दोनों के बीच में, वो है सिंक्रोन्स। परसिक्स और परसिक्स एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और एसिंक्रोन्स में वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। यह था अपना तीसरा जो चैप्टर था, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। इनमें काम में आती है भाई आपकी सूचना प्रौद्योगिकी। अब समझ में आयो को नया सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग चैप्टर। आधो वीडियो देखता ही थे मन कमेंट करके बताओगा 43 मिनट की जकी वीडियो में बताई थे कहीं अति डिटेलों खटे पढ़े आई चीज ने, या थे कंप्यूटर के लाग रहे हो? बताओ मन। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए भाई, आप बीएल सर का नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, वहां जाके। चलते हैं आगे। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। कौन से प्रभाव है? सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये तो अभी तक अपन ने अनुप्रयोग पढ़े हैं। क्लियर है? अब इनका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहले बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा मतलब कोई भी बुद्धि है वह अपन संपदा संरक्षित करवा को अधिकार मिले। नकल में चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है बौद्धिक संपदा का अधिकार। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1967 में जेनेवा के अंदर हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना 1967 में जिनेवा में हुई है। बौद्धिक संपदा में 8 प्रकार का अधिनियमों द्वारा संरक्षित हुए। बौद्धिक संपदा कितना अधिनियमों द्वारा संरक्षित हुए? 8 द्वारा। इन टाइम ले रहा हूं, कंप्यूटर वाला टाइम को लूंगा, ध्यान रखो। ट्रेडमार्क का ही है। ट्रेडमार्क है किसी उत्पाद या सेवा को पहचानने के लिए इस्तेमाल में लेने वाला कोई शब्द है, संकेत है, चिन्ह है या प्रतीक है।
ये ब्रांड की पहचान बढ़ाता है। ट्रेडमार्क अपन उड़ाने को ट्रेडमार्क कोई है, ट्रेडमार्क कोई एक संकेत हुआ जो को भी मिल जावे फिर भी इस्तेमाल को कोई दूसरी कंपनी प्रयोग कौन कर ले, इसलिए अपन भी ब्रांड की पहचान बनाता है। ये शब्द याद रखना, शब्द, संकेत, चिन्ह या प्रतीक क्या होता है, एक ट्रेडमार्क होता है। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले समान संकेतों से, चिन्ह से बताता है। यानी उस चिन्ह का यदि ट्रेडमार्क है तो फिर क्या होता है, उसका इस्तेमाल कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती, इसलिए उस ओरिजिनलिटी का अपने को पता चल जाता है। ट्रेडमार्क अधिनियम है भारत में, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के द्वारा संरक्षित होता है। पूछा जा सकता है भारत में ट्रेडमार्क किस अधिनियम द्वारा संरक्षित है, तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के द्वारा संरक्षित है। बताओ ट्रेडमार्क समझ में आई को नहीं। विशेष प्रकार को संकेत, प्रतीक या शब्द है जो अपन भी वस्तु के बारे के अंदर विशेष बात बतावे, और भारत में ट्रेडमार्क 1999। ज्यादा रटबा की कोशिश मत करिए, शब्दांश समझ लीजिए, सॉरी। अगला है पेटेंट। अपन कहना है तो पेटेंट कराइडो है। पेटेंट इन्वेंशन की सुरक्षा करते हैं, इनोवेशन करता है कोई व्यक्ति, उसकी सुरक्षा करता है। इन्वेंटर को अपनी रचनाओं के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। इन्वेंटर होता है ना, जो रचनाकार होता है, उसको अपनी क्या करता है, विशेष अधिकार प्रदान करता है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा संरक्षित है पेटेंट अधिनियम, और 2005 में इसमें संशोधन भी किया गया था। पेटेंट अधिनियम सबसे पहले याद करो, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कब लगा, 1999 में, 1999 के द्वारा होता है, और पेटेंट 1970 के द्वारा होता है। पेटेंट 1970 के द्वारा 2005 में इसमें क्या हो गया, संशोधन हो गया। उसके बाद में कॉपीराइट। कॉपीराइट तो जाने हो, कोई वीडियो पर कॉपीराइट आ जाए, हमारा वीडियो पर कोई कॉपीराइट को नहीं आओ, क्यों नहीं आवा, आप आपनो कंटेंट दे रहे हैं भाई। कॉपीराइट मूल रचनात्मक कार्यों के जैसे ही कि कोई पुस्तक है, संगीत कला है और सॉफ्टवेयर को सुरक्षित करते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब चैनल हुआ है ना, कॉपीराइट को इश्यू को नहीं आवे, तो इनको सुरक्षित करता है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा शासित है। कॉपीराइट अधिनियम कब के द्वारा शासित है, कॉपीराइट 1957, कॉपीराइट 1957। उसके बाद में डिजाइन, भारत में डिजाइन 2000 के द्वारा। डिजाइन ये भी एक प्रकार के औद्योगिक डिजाइन में एक आकार है। डिजाइन का निर्माण पैटर्न थे समझ, और भौगोलिक संकेत किसी भूगोल विशेष स्थान का मिलती है, कोई वस्तु किस विशेष क्षेत्र में उत्पन्न हुई है उसकी जानकारी को दर्शाता है। सोशल मीडिया में आने से पहले मैं आपको बता दूंगा आपको क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क प्रतीक या चिन्ह होते हैं, प्रतीक या चिन्ह या कोई शब्द होता है विशेष, ठीक है, ये होता है। ये 1999 के द्वारा संरक्षित है। कॉपीराइट, कॉपीराइट 1957 के द्वारा संरक्षित है। पेटेंट, पेटेंट 2004 के द्वारा, सॉरी पेटेंट है वो 1970 के द्वारा संरक्षित है, और 2005 में इसमें संशोधन हो गया। और एक वो वाला 2000 वाला बच गया ना, कौन सा था रे, माइंड से निकल गई बात। डिजाइन, डिजाइन 2000 के द्वारा, भवन वाली यानी डिजाइन। डिजाइन कितना है 2000, बस अभी तक यही पढ़ा है अपन ने। अब है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी तो सामाजिक प्रभाव पड़े। SNS सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन कौन से अपने यहाँ सोशल नेटवर्क साइट्स है, पूछा जा सकता है। फेसबुक, फेसबुक की स्थापना 1904 में हुई, फरवरी 1904 में, फरवरी 1904 क्या 2004 है, सॉरी स्पीड से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, स्पीड ज्यादा ही हो गई। बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोला क्या चाह रहा है, लो भाई। फेसबुक की फरवरी 2004 में मार्क जुकेरबर्ग ने, किसने स्थापना की, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है, और वर्तमान में इसका नाम मेटा है। वर्तमान में नाम क्या है, मेटा। ये भी शायद पिछली बार पूछ लिया कि फेसबुक का वर्तमान नाम क्या है, मेटा, फरवरी 2004 में। फेसबुक के बाद में आयो यूट्यूब भाई साहब 2005 में, स्थापना 2005 में, 2006 में गूगल कंपनी खरीद लियो। आलो याद करो, फेसबुक फरवरी 2004 में जुकेरबर्ग, मार्क जुकेरबर्ग। यूट्यूब आयो 2005 में, 2006 में गूगल खरीद लेगी। ट्विटर आयो भाई साहब 2006 में, एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना मार्च 2006 में हुई। वर्तमान नाम में इसका नाम एक्स हो गया। वर्तमान नाम क्या हो गया, आप इसके बारे में बहुत परिचित हो। ये एक्स नाम अक्टूबर 2022 में हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 2022 में। इसको किसने कर लिया था, एलन मस्क ने कर लिया भाई साहब। ट्वीट करें ना कड़ा एलन मस्क भाई साहब। हेलो याद करो, फेसबुक 2004, फेसबुक के बाद में यूट्यूब 2005, 2006 में गूगल खरीद लियो, 2006 के अंदर ट्विटर, 2022 के बाद एलन मस्क खरीद लियो।
क्लियर। व्हाट्सअप आएगा 2009, आलो व्हाट्सअप स्थापना जनवरी 2009 में ब्रायन एक्टन व जॉन कॉम ने की। 2014 में इसमें को फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया। इस पर भेजे जाने वाले जो डेटा है ना वो एंड टू एंड एक एनक्रिप्शन के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। किसके द्वारा? एंड टू एंड, दोनों साइड से, एंड टू एंड दोनों साइड से एनक्रिप्शन के द्वारा नियंत्रित होता है। बताओ क्लियर है? याद करो, याद करो, जल्दी से याद करो भाई। फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, 2006 में गूगल खरीद लियो। यूट्यूब के बाद में आयो ट्विटर 2006 के अंदर, 2022 में एलन मस्क अधिग्रहण कर लियो। यूट्यूब के बाद में कौन आयो? उबी के बाद में व्हाट्सअप भाई साहब आएगा 2009 में, और 2014 में को अधिग्रहण कौन कर लियो? फेसबुक कर लियो। आलो व्हाट्सअप के बाद में आइए इंस्टाग्राम। आलो इंस्टाग्राम बार तो प्रसिद्ध इंस्टाग्राम ही करावे भाई, मास्टर भी इंस्टाग्राम के लिए रील हम बनाता ही रहे। मारो भी इंस्टाग्राम चैनल है, बीएल सर का नाम, चैनल तो कहीं है मतलब आईडी है, मैंने भी फॉलो कर लिया करो। इंस्टाग्राम की आईडी है छोटी सी, क्या पता आप एक दिन हिट हुई जाओ, लागे को नहीं ते कराओगा, तो अच्छो कंटेंट देता हो, अभी देख करो तो को नहीं, लेकिन फिर भी कर लीजिए। इंटरनेट आधारित फोटो साझाकरण क्या एक एप्लीकेशन है, फोटो वीडियो साझा हुआ पर। इंस्टाग्राम की स्थापना केविन इंस्टाग्राम और माइक क्रेगर के द्वारा की गई। प्रथम संस्करण अक्टूबर 2010 में है इसका, और वर्तमान में इसका अधिग्रहण किसके पास में? फेसबुक के पास में ना। आप इंस्टा पे लगाते हो तो आपने मेटा वेरीफाइड कर रखा है फेसबुक का, तो वो सीधा फेसबुक के ऊपर भी लग जाता है, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डल जाती है। मेरे होता है, मैं कभी कभी देखता हूं ना, तब मुझे पता चला, अब मेरे को समझ में भी आ गई चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तेज जानो आजकल एआई को जमानो है। 1955 में की खोज हो गई और जॉन मैकार्थी ने की थी, इसलिए एआई का जनक किसको माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए NAIM ऐप आ गया था। इसकी शुरुआत 2018 में एक कमेटी बनी, पी कोमोटिक समिति की सिफारिश पर हुआ है। मनिया लगे आपकी बार एआई को पक्का क्वेश्चन होगा, एआई को पक्का क्वेश्चन आएगा। एआई को एक वॉइस मैसेज वाला सिस्टम है ना वो सीरी, इस सीरी का क्वेश्चन आएगा। ये सीरी क्या है? एक वॉइस को कैच करने वाला सिस्टम है। एआई की खोज 1955, जॉन मैकार्थी। ठीक है, चलो आगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पीछे कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी आई थी ना ब्लॉकचेन। ये ओपन व डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ये दो पक्षों के मध्य लेन देन को नियंत्रित करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दो पक्षों के मध्य क्या करता है? लेन देन को नियंत्रित करता है। इसकी विशेषता है कि ये विकेंद्रीकरण है, निरंतरता है, इसमें अनामिकता है और लेखा परीक्षा क्षमता है। किसमें? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ये विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कौन सी थी? क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन 2009, लाइटकॉइन 2011, इथेरियम 2015, डोकोन 2013। याद रखिए वह चीज़ें। चलो आगे। बिग डाटा, बड़ा डाटा। बिग डाटा यानी बहुत बड़ा डाटा है। आलो ऑनलाइन स्तर पर, बड़े स्तर पर डाटा का जो समूह पाया जाता है उसे बिग डाटा कहते हैं। बिग डाटा में टेराबाइट से लेकर जेटाबाइट तक के विभिन्न आकार के संरचनात्मक और अर्ध संरचनात्मक डेटा सम्मिलित होते हैं। नाम में ही पता चल जाए बिग यानी बहुत बड़ा डाटा है, बस कहानी खत्म। टेराबाइट जेटाबाइट। बिग डेटा की विशेषताएं रट लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा की विशेषता है वॉल्यूम होता है, वैल्यू होती है, कीमत होती है, वेराइटी विविधता होती है, यथार्थता होती है, परिवर्तनशीलता होती है और वेग होता है। 6 अभी की अभी याद करो, अभी की अभी याद करो बिग डेटा की क्या क्या विशेषता है। बहुत बड़ा डेटा है तो उसमें वॉल्यूम आएगी, वैल्यू है, उसकी कीमत है, दो चीज तो है। उसके अंदर वेलिसिटी वेग है, उसके अंदर वेराइटी है खूब प्रकार की, इसलिए वो परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो क्या है? यथार्थ है। आ लो याद करो, सबसे पहली काई है बहुत बड़ो डाटा है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो भी की कीमत वैल्यू है, वैल्यू है तो भी के अंदर वॉल्यूसिटी है, वेग है, वेग है तो वो बहुत सारी वेराइटियां दर्शाओगे, इसलिए परिवर्तनशीलता होगी, इसलिए वो यथार्थता है। क्वेश्चन आ सकता है बिग डेटा की कौन सी विशेषता है नहीं? शायद पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी बिग डेटा की विशेषता है या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो बिग डेटा की विशेषता कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मुझे बताओ, बिग डेटा है तो उसके अंदर वॉल्यूम है, आप कहोगे सर वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो उसके वैल्यू है, तो आप कहोगे सर वैल्यू है। वैल्यू है तो कुछ वेलिसिटी आएगी, बिल्कुल उसके अंदर वेग आएगी, वेग आएगा तो वह क्या करेगा? वेराइटी दिखाएगा, खूब सारी वेराइटी दिखाएगा, तो उसके अंदर क्या होगी? परिवर्तनशीलता होगी, और परिवर्तनशीलता होगी तो यथार्थता होगी। ये याद करने के तरीके हैं, समझ मत जाना कि कुछ ऐसे हैं
विशेषता याद करने की है कि वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, उसमें वेग है, वॉल्यूम है, वेराइटी है, परिवर्तनशीलता है, यथार्थता है। ऐसे में यदि शब्द बोले ना तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो आप पकड़ पाओगे कि सर ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोल रहे थे। ठीक है भाई, परिवर्तनशीलता होगी, यथार्थता होगी, बी की वैल्यू होगी, बी में वेराइटी होगी, ठीक है, बी को वेग होवेगो। बिग डेटा का क्या लाभ है? निर्णय लेने में सुधार होता है। बिग डेटा का क्या लाभ है? निर्णय लेने में सुधार होता है। कंपनी और ग्राहकों की जानकारी की सुविधा मिलती है। प्रभावशाली मार्केटिंग के सक्षम बनाता है। लागत और समय को कम करने में सहायक है और बेहतर उत्पाद डिजाइन निर्माण में है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को नाम का ये वर्चुअल आभासी रियलिटी, यानी कंप्यूटर के अंदर आजकल यान को सिस्टम आगो कि अपन अठे कोई भी प्रकार को दृश्य दिखास कर यहाँ लगा अपन बैठे भी दृश्य में बैठे हैं। ऑनलाइन गेमिंग वाला सिस्टम है ना। यह शब्द वर्ष 1987 में जेरोन लेनियर ने दिया था। यह एक कंप्यूटर द्वारा निर्मित वातावरण है जिससे वस्तुएं और दृश्य वास्तविक लगते हैं। कंप्यूटर के नाम ही का है वर्चुअलिटी रियलिटी। कंप्यूटर द्वारा एक आभासी निर्माण करो जाए वातावरण जिसमें यह लगा कि आप वास्तविक में बैठे। इसका उदाहरण है वीडियो गेम और वॉल्वर रियलिटी ऐप। इसके प्रकार है गैर इमर्सिव, अर्ध इमर्सिव और पूर्णतः इमर्सिव और संबंधित वास्तविकता AR और सहयोगी VR। आ लो चलो भाई चलो। एज कंप्यूटिंग एक शब्द है। एज कंप्यूटिंग डेटा का विश्लेषण करने, संसाधित करने और किसी नेटवर्क को एज पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। एज कंप्यूटिंग दूसरे से जोड़ता है। संग्रहित डाटा का बिना किसी विलंबता के वास्तविक समय में विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में डार्क नेट नाम में का ये डार्क अंधेरों है भाई। इसे सामान्यतः ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे सामान्यतः गैर मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल में उपयोग होता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड यानी जहां पर डाटा रखा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसकी शुरुआत 1996 में कैम्पेज द्वारा की गई थी। कॉम्पेज द्वारा क्लाउड डाटा जहां पर इंटरनेट से अपन कोई जानकारी अपलोड प्राप्त करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जो सुविधाओं को है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ। ये कहां से आ गए रे? ये कहां से आए? अच्छा, ये अभी तक के अपने 2 पोर्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं भाई। अभी तक अपने क्या 2 पोर्शन है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 अनुप्रयोग, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। ये 2 चैप्टर जो बहुत टीचर्स नहीं करवाते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब आपका थोड़ा सा क्या बनता है, थोड़ा सा आप लोगों का कर्तव्य बनता है प्यारे बच्चों इस चीज को स्प्रेड करने का। क्योंकि मैं इतनी रात को जब ये इतना शानदार कंटेंट दे रहा हूं तो आप लोगों का इतना सा फर्ज मिलता है कि आप वीडियो को दूसरे साथियों तक जरूर शेयर करें। करोगे कि नहीं करोगे? देखो करना ही है। नित थाने ने थाने 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 सफलता अच्छी तरह मिल जाएगी। और विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर पाओगा तो थे आगे निकल जाओगा। यहाँ मत सोचो यहाँ को कंटेंट माने मिल गो तो सर को कंटेंट कोई ना दिया ही को नहीं। यहाँ मत सोचो, आगे शेयर कर जो। अब इसके जो टूल उपकरण है उस वाले कंप्यूटर को ओपन करते हैं शुरू। इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड से करूँगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्या है रे? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। लैटिन भाषा के अर्थ कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और कंप्यूटर का जनक आप सभी जानते हो चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। किसका? डिफरेंस इंजन का। और 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। और AI का जनक जॉन मैकार्थी भी पढ़ के आ रहे हैं 1955 में खोज। चलते आगे।
अबेकस क्या है सर? थोड़ा सा अबेकस के बारे में बात कर ले। प्रथम चीनी गणना यंत्र कौन है? प्रथम चीनी गणना यंत्र कौन? अबेकस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस, जिसके द्वारा क्या होती थी? गणनाएं होती थी। क्या होती थी? गणनाएं। अबेकस। पास्कल प्रथम एक अंकगणितीय मशीन है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है। आपको पूछ ले प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन है? पास्कल है, जिसका निर्माण 1622 में ब्लेज पास्कल ने करवाया। मार्क पेस्ट प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क पेस्ट क्या है? मार्क पेस्ट है प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। 1942 से 44 के मध्य विकास हुआ। निर्माण हार्वर्ड आईकेन ने किया और आईबीएम कंपनी का सहयोग से किया गया। उसके बाद में यदि अपन चर्चा करें तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, जिसे बिग ब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग ब्लू कहते हैं। निम्न में से किसको बिग ब्लू कहते हैं इसे पूछ सकता है, तो आईबीएम को कहते हैं। ये कंप्यूटर बनाने वाली एक मशीन है। चलो आगे, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? तो कंप्यूटर की गति MIPS में मापी जाती है, जबकि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है और सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में मापी जाती है। याद करो भी, ये काम की बात है। कंप्यूटर की गति MIPS में मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है और कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। इसमें त्रुटि क्या होती है? शून्य। त्रुटि करता ही नहीं है भाई कंप्यूटर त्रुटि करता ही नहीं है। कंप्यूटर में क्या होती है? त्रुटि होती है। वो क्या होती है? शून्य होती है। IQ इसका शून्य होता है। IQ भी क्या होता है? 0 होता है। और शुद्धता 100% शुद्ध होता है। यदि आप इसको शुद्ध लिखोगे ना, शुद्ध डाटा, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। गलती कौन करता है? ऑपरेटर। भंडारण क्षमता अनंत होती है। बहुमुखी व्यापक होता है। बहुत सारे बहुमुखी क्षमता दर्शाता है। व्यापक होता है। स्वचालन खुद ही चालू रहता है। एक बार आप इसको शुरू कर दोगे कंप्यूटर। अब बात करेंगे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। मुझे लगता है ENIAC कंप्यूटर की आपको क्या पूछी जा सकती है? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, NLA। हाँ, एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका निर्माण 1946 में JP एकर्ट और मैकली ने किया था। किसने? तो आप सभी कहोगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका निर्माण 1946 में JP एकर्ट और मैकली ने किया। ENIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रथम स्वचालित कंप्यूटर, यही था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर ये चार्ट है, बहुत अच्छा है, शॉर्ट में मैंने समझा रखा है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को आपको और याद करवा दूंगा। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आज तक आपको याद नहीं हुई है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं 5 पीढ़ी। उसमें कौन सा प्रोसेसर, कौन सी भाषा, कौन सा स्टोरेज और उसके उदाहरण। सर सबसे पहले पीढ़ी याद करो, कितनी पीढ़ी आ गई? 5 आ गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। स्टार्टिंग करो 1944 या 42 कर लो। 1942, 1954। सर 54, 10 साल जोड़ देते तो 54 हूँ 64, 64 सू 76, 76 सू 76 सू 10 ही जोड़ लो 84 और 84 सू वर्तमान। अभी के आ रहे सारा 1-2 साल अपने आप ऑप्शन में मिल जाओगी, टेंशन लेने की आवश्यकता थाने है ही को नहीं थे। तो 42 एक बार करते आ जाओ 54, फिर 10 साल को गैप दे दो। बताओ याद हो गई पीढ़ी? उसमें कौन सा प्रोसेसर आया? पहले में निर्वात नलिका थी, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में आया ट्रांजिस्टर। 2 को याद करो। देखो काम क्या हो रहा था, कंप्यूटर को छोटा किया जा रहा था। पहले बड़ा कंप्यूटर आ रहा था, उसको छोटा किया जा रहा था। तो निर्वात नलिका नाम बड़ा है, ट्रांजिस्टर बड़ा है। आप कहोगे सर निर्वात नलिका तो वो पहले थी, फिर नाम छोटा हुआ तो ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर से देखो IC और नाम छोटा हो गया। क्या हो गया? IC। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर IC। फिर 2 नाम आते हैं, एक आता है VLSI, फिर एक आता है ULSI। VLSI और ULSI, इनमें से ये 5 को डिनोट कर रहा है। ये किसको? 5 को, लेकिन ये आएगा 4 में, VLSI और ULSI। आलो बताओ थाना का प्रोसेसर याद हुआ को नहीं? सर प्रोसेसर याद मानता दिन प्रॉब्लम ही। आज मैं याद कर लिया कि पहला हम निर्वात नलिका ही, दूसरा हम ट्रांजिस्टर हो, तीसरा हम IC हो, चौथा हम VLSI और 5वां में ULSI हो। आलो से
भाषा याद करो। सबसे पहली कंप्यूटर एक मशीन हो, सबसे पहली कंप्यूटर का हो एक मशीन हो, पहली भाषा मशीनी। फिर आई असेंबली भाषा, फिर कोबोल और फोर्टोन आई, फिर हाई लैंग्वेजेज आएगी और फिर सी प्लस प्लस जावा। सबसे पहली मशीनी फिर असेंबली आई, बी का बाद का मायने कोबोल आएगी, सी फोर कोबोल तीसरी पीढ़ी में, सी 3 नंबर को है, IC वाले मान लो, फिर हाई लैंग्वेज, फिर सी प्लस प्लस जावा। स्टोरेज पहली मैग्नेटिक ड्रम हो, ड्रम फिर कोर होगी मैग्नेटिक कोर, फिर मैग्नेटिक कोर डिस्क में बदल गई, फिर सेमीकंडक्टर आकार, वर्तमान में ऑप्टिकल डिस्क आ गई। आले बताओ पहली कहीं हो, पहली ड्रम हो, ड्रम कहीं हो, कोर उगो, कोर कहीं हो, ड्रम हो, कोर उगो, कोर डिस्क में बदल गो, फिर सेमीकंडक्टर आगा, उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क आएगी। इसका उदाहरण एनिएक, एनीवेक, IBM 701, IBM 1400, CDC 1600, CDC 3600, PDP 11, IBM 360। करे पेस्ट याद कर लेना, पहला सुपर कंप्यूटर और लैपटॉप पॉनटॉप ये कौन सा मांगी वर्तमान में, तो ए है। इससे पहली PDP 11 है, करे पेस्ट है, IBM 360 है, सॉरी अगला है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लगे थे ना, वो माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं। प्रथम है पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है 4004। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004, इंटेल 4004। प्रथम स्वदेशी भारत का है शक्ति, भारत का क्या है शक्ति, भारत का कौन सा शक्ति, विदेशी कौन सा इंटेल 4004। चलो आगे, कंप्यूटर के प्रकार। अनुप्रयोग कंप्यूटर, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में संकेत लगातार होते हैं, अंकों पर कार्य नहीं करते, घड़ियां और एमीटर होते हैं, ठीक है। और फिर डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर होते हैं, संकेत इनके असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे एनालॉग कोई घड़ी होती है ना, टक कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं डिजिटल। और हाइब्रिड दोनों का क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कौन सा, सुपर कंप्यूटर। आपको पूछेगा माइक्रो बिल्कुल छोटे में कम कीमत होते हैं, घरों और कार्यालय विद्यालयों में काम में आते हैं, इनको PC कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर बड़े कार्यालयों में काम में आते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर PDP 8 था। और पहला माइक्रो कंप्यूटर की यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत का तो कौन सा था, पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था। और यदि मैं विदेश की बात करूं तो अल्टार था। मेन फ्रेम बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनको बिग आयरन भी कहते हैं। मेन फ्रेम को क्या कहते हैं, बिग आयरन कहते हैं। एनिएक इसका उदाहरण है, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है एनिएक। पहला मिनी कंप्यूटर है PDP 8, ठीक है। और पहला माइक्रो कंप्यूटर है अल्टार और भारत का है सिद्धार्थ। फिर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुअल क्रे को माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, सैमुअल क्रे को। सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, सैमुअल क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। भारत में इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर विजय भटकर। आपको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो कौन है, डॉक्टर विजय भटकर। पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, क्रे। और भारत का पहला कंप्यूटर है परम 8000। परम 8000 जो संस्था है ना, इसको बनाने वाली थी सीडेक कंपनी पुणे की। सीडेक कंपनी है कहाँ की, पुणे की। ये क्या है, भारत में परम कंपनी सीडेक कंपनी, परम 8000 का निर्माण है सीडेक पुणे। यदि अपन बात करें वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर विश्व का है एली कैपिटन, क्या है, EL कैपिटन। और भारत का है एरावत, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। क्लियर है, करे और परम 8000। इसमें एक परम 8000, चलो परम 8000 ये लिख दिया ना, पुणे स्थित सीडेक कंपनी द्वारा 1991 में निर्माण में किया गया था। चलो आगे,
भारत का प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया 1955 में। भारत का प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर डिजिटल सिद्धार्थ कंप्यूटर था, जो ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। कैसा है, माइक्रो कंप्यूटर है। चलो आगे, कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां, कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, व्यक्तिगत उपयोग के लिए काम में आता है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, घर कार्यालय और विश्वविद्यालयों में काम आता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हाँ मेट्रोपॉलिटन ही होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वेन वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा क्षेत्र। और वर्तमान में एक केन और आ रहा है भाई, ऐसे बोल रहे हैं कि केन और आ रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क, कहीं नाम आ जाए तो देख लेना। उसके बाद में इंटरनेट, बड़ा व लोकप्रिय नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, बड़ा व लोकप्रिय एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, बड़ा और एक लोकप्रिय नेटवर्क है प्यारे विद्यार्थियों। इसका पूरा नाम है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। किसका, इंटरनेट का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसके जनक विंटसरफ को माना जाता है। इसका जनक किसको माना जाता है, इंटरनेट का जनक विंटसरफ को। भारत में पहला 14 अगस्त 1995 को लगा VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इसके दो प्रोटोकॉल है, एक TCP एक IP। एक TCP है और एक क्या है, IP है। प्रोटोकॉल पूछ लिया आपका, इंटरनेट का प्रोटोकॉल कौन है, तो TCP और कौन है, IP। ये एक एड्रेस होता है जो संदेश भेजने के काम में लिया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। वेब पेज में वेबसाइट को जोड़ता है, ये क्या करता है, वेब पेज में वेबसाइट को जोड़ता है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन सा है, यहां से क्वेश्चन आता है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन का। भारत में वेब ब्राउजर ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, मिक स्टोरेज, ओपेरा। ये क्या है, वेब ब्राउजर। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है या नहीं है, तो ये वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप है, नेविगेटर है, सफारी है, माइक्रो स्टोरेज है और ओपेरा है। और भारत का पहला एपिक है, एपिक। भारत का पहला वेब ब्राउजर एपिक, भारत का पहला वेब ब्राउजर एपिक। उसके बाद में सर्च इंजन, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग, नेटस्कोप, बाइडू, उबंटू। याद करो, गूगल, याहू, बिंग, नेटस्कोप और बाइडू। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरा नाम URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक वेब, पता है URL केस सेंसिटिव होता है भाई। URL क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद में एक आता है HTML, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, याद करो हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। एक HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP के आगे H लग गया तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। याद करो इनको, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ईमेल क्लाइंट एक आउटलुक एक्सप्रेस है। ईमेल क्लाइंट क्या है कि आउटलुक एक्सप्रेस है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, और UR में यूनिफॉर्म था, URL में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये इतने कंफ्यूज करेंगे वहां पर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, USB यूनिवर्स सीरियल बस। इसके बाद में अगला पार्ट आता है अपना हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं भाई, हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के भौतिक भाग, बाह्य रूप से जुड़ने वाले होते हैं, पेरिफेरियल डिवाइस इनको कहते हैं।
हार्डवेयर का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी और स्टोरेज, मेमोरी या स्टोरेज। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या बोलते हैं? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, याद करो। चलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। अन्य नाम है इसका सिस्टम यूनिट, इनको बोलते हैं सिस्टम यूनिट भी अपन कह सकते हैं। कार्य सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। सभी प्रकार के निर्देशों को क्या करता है? क्रियान्वित करता है। कौन? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद करो जल्दी जल्दी, याद भी साथ साथ हो जाना चाहिए भाई, कंप्यूटर के नंबर नहीं कटने चाहिए। अब कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग माने जाते हैं। कंप्यूटर के कितने भाग माने जाते हैं? मुख्यतः 3 भाग माने जाते हैं, जिसमें सीयू, एएलयू और उसके बाद में सीपीयू रजिस्टर। कौन कौन है इसके? सीयू, एएलयू और सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर। सीयू सेंटर्ड यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल क्या? कंट्रोल यूनिट। कार्य सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करना। सीयू कंट्रोल यूनिट है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका कार्य अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं करना। क्या करना? अंकगणित और तार्किक गणनाएं करना। किसका कार्य? एएलयू का। परिणाम आउटलुक में दिखाना तथा उनको मेमोरी में संग्रह करना। परिणाम को क्या करना? संग्रह करना और उनको मेमोरी में दिखाना। फिर सीपीयू रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी है। सीपीयू रजिस्टर क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है आपकी। फिर इनपुट डिवाइसेस, ये आपने खूब पढ़ लिया, इसलिए मैं इनका आपका सुपरफास्ट रिवीजन ही करवा रहा हूँ इस पोर्शन में। मुझे पता है आप पढ़ के आए हो ये चीज, जितने दिनों तक जरूर पढ़ लिए, मैं केवल यहाँ आपका रिवाइज करवा रहा हूँ। उसमें समय देना था इसलिए वो समय दे दिया। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? वो डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? डाटा दिया जाता है। जिनके द्वारा कंप्यूटर को कोई डाटा सूचना प्रदान की जाती है वो होती है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड पे अपन प्रेस करके कोई डाटा दे सकते हैं तो वो कीबोर्ड है। माउस क्लिक करके, स्कैनर स्कैन करके, माइक या माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कैमरा और डिजिटाइजर। कैमरा और डिजिटाइजर ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। यदि इनको थोड़ा सा ढंग से समझना है ना तो मेरे चतुर्थ श्रेणी के वीडियो डाले गए इन कंप्यूटर वाले पोर्शन के, वो जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला है कीबोर्ड। अगला कौन है आपका? कीबोर्ड। सर्वाधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइसेज है। कीबोर्ड क्या है? सर्वाधिक उपयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइसेज है। इसका उपयोग टेक्स्ट की एंट्री देने के लिए होता है। इसके अंदर कुंजियां होती है 1 से 108 तक। इसमें प्रचलित कीबोर्ड है QWERTY क्वेरिटी, जिसके अंदर 104 कीज होती है। कितनी की होती है क्वेरिटी में? 104 की होती है। वैसे 104 से 108 तक चलता है। अल्फाबेट की होती है 26। अल्फाबेट कितनी होती है? 26 होती है। अल्फाबेट की कितनी होती है? 26 होती है, ए से लेकर जेड तक। न्यूमेरिकल की 10 होती है, 0 से 9 तक। और फंक्शन की 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। F1 का काम क्या है? F1 का काम है हेल्प करना। सबसे पहले F1 हेल्प, F2 रीनेम करने के लिए, F3 सर्च करने के लिए, F5 रिप्लेस करने के लिए और F12 इंपॉर्टेंट है सेव एज। F12 का काम क्या है? सेव एज। सेव एज, जैसा है वैसा का वैसा सेव। चलो आगे। एरो कीज 4 होती है। अरे एरो कीज कितनी होती है? 4। एरो कीज कितनी होती है? एरो कीज होती है 4। 4 क्या होती है आपकी? एरो कीज होती है इधर वाली, ऊपर जाने के लिए, नीचे ये। इनको कर्सर कंट्रोल की बोला जाता है। ये कर्सर को क्या करते हैं? कंट्रोल करती है कि कहाँ ले जाना है कर्सर को, ऊपर के नीचे। मॉडिफाई की 3 होती है बनाई हुई की, एल्ट की, कंट्रोल और शिफ्ट। एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये क्या है भाई? मॉडिफाइज की है। टॉगल की ऑन ऑफ की विशेषता बताने वाली होते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। टॉगल की कितनी होती है? 3। यानी इनको प्रेस करने पर कंप्यूटर अलग काम करता है, इनको अलग प्रेस नहीं करे तो ये अलग काम करता है। टैब की, माउस कर्सर की 0.5 इंच जंप करवाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। और न्यूमेरिकल कीपैड में 17 कीज होती है। न्यूमेरिकल कीपैड होता है ना इधर वाला पोर्शन, एक इधर और एक इधर, इधर वाले पोर्शन में टोटल 17 की होती है। याद करो, इधर वाले पोर्शन में 17 कीज होती है।
होम की लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, होम यानी ग्रह ले जाए, ग्रह को मतलब शुरू में लाइन के प्रारंभ में। स्पेस बार सबसे लंबी की होती है, होम की लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, स्पेस बार सबसे लंबी की होती है। ये थी कीबोर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है जी। आगे देखते हैं अपन माउस को। क्या है माउस? माउस भाई साहब को देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस है भाई। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आविष्कार डगल्स एंगलबर्ट लिखा हुआ है, एंजलबर्ट है भाई, डगल्स एंगलबर्ट या एंजलबर्ट भी लिखते हैं, एंजलबर्ट। ठीक है। इसमें 3 बटन होता है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल। सब जानते हैं लेफ्ट बटन क्या काम करता है, राइट बटन क्या काम करता है, बताने की आवश्यकता नहीं। लेफ्ट बटन ये सिंगल क्लिक करने पर कोई वस्तु है वो सिलेक्ट हो जाती है, और डबल क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट है वो उस ओपन हो जाता है। जैसे 2 बार क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है आपका। बीसीआर क्या होता है? इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बार कोड रीडर होता है बीसीआर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जहां जहां कैरेक्टर शब्द आए ना वहां रिकॉग्नाइजेशन करना है, और जहां रिकॉग्नाइजेशन नहीं आए कैरेक्टर तो रीडर कर देना है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क तो रीडर। बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका होगी आपकी, एग्जाम ओएमआर पर होगी ना, उस ओएमआर को चेक करने के लिए ओएमआर बेस्ड। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर तो रिकॉग्नाइजेशन, हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूट प्रोसेस करने में। ये थी आपकी इनपुट डिवाइसेस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसों की, जिसमें प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, मॉनिटर या वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये शायद पिछली एक बार पटवार में पूछा था, वीडियो की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और हार्ड कॉपी के रूप में प्लॉटर और प्रिंटर। मॉनिटर, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसके टाइप होते हैं, इसके क्या होते हैं? टाइप होते हैं। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसकी विशेषता विकर्ण में इसको मापा जाता है, इससे मापा जाता है। क्वालिटी पिक्सल में होती है, इसकी क्वालिटी किस में होती है? पिक्सल में। और रिजोल्यूशन इसका डीपीआई में मापा जाता है। रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? क्वालिटी पिक्सल में होती है, रिजोल्यूशन डीपीआई में मापा जाता है। और अगला है प्लॉटर। प्लॉटर उपयोग डिजाइनिंग के क्षेत्र में किया जाता है, प्लॉटर का उपयोग। और बड़े चित्र व बैनर बनाने में किया जाता है। बड़े चित्र और बैनरों में प्लॉटर का यूज। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापी जाती है। अब है प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार का हुआ है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर हो सकता है, लाइन हो सकता है। इम्पैक्ट डालने वाला करेक्टर डाल सकता है, लाइन में डाल सकता है। नॉन इम्पैक्ट थर्मल प्रिंटर होता है, इंकजेट होता है और लेजर होता है। इस लेजर का ध्यान रखना है, टोनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बात इंपॉर्टेंट है, टोनर के सिद्धांत पर काम करता है। करेक्टर प्रिंटर एक समय में, करेक्टर का नाम ही क्या है? एक समय में केवल एक करेक्टर का प्रिंट करता है। इसकी गति सीपीएस करेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर इसके उपभाग है। फिर है लाइन प्रिंटर। एक समय में एक से अधिक करेक्टर को प्रिंट करता है, मतलब एक लाइन को प्रिंट कर देता है। और इसकी गति एलपीएम लाइन पर मिनट। इसको चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इसके उदाहरण है। देखो इम्पैक्ट के उदाहरण पूछ लेना तो जो डी से शुरू है ना वो है ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक चेन एक्स्ट्रा याद कर लेना। फिर है लेजर प्रिंटर। सबसे अधिक विकसित प्रिंटर कोई है तो ये लेजर प्रिंटर ही है। सबसे अधिक विकसित प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। कैरेक्टर छापने के लिए टोनर का प्रयुक्त होती है। सबसे तेज है ये लेजर प्रिंटर। इसकी गति पीपीएम में, पेज पर मिनट मापी जाती है, पेज छापता है। और रिजोल्यूशन को डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई का मतलब डॉट्स पर इंच। अब बात करेंगे अपन मेमोरी की। अब बात किसकी करेंगे अपन? मेमोरी की।
मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है भाई साहब। मेमोरी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। इंटरनल मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल कंप्यूटर के अंदर हुआ है। एक्सटर्नल बाह्य मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके उदाहरण है कोर सेमीकंडक्टर में, जैसे आपने रैम सुना होगा, रोम सुना होगा, केस सुना होगा, रजिस्टर। रैम, रोम, केस और रजिस्टर। और एक्सिलरी में मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश, फ्लॉपी और डिस्क के नाम सुना ना वो। देखो इसमें से जो रैम होता है ना, रैम ये अस्थायी होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है, और रोम होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, चलो आगे। प्राथमिक मेमोरी ये सीपीयू के सीधे संपर्क में होती है। प्राथमिक मेमोरी होती है वो सीपीयू की क्या होती है? सीधे संपर्क में होती है। कौन सी मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी सीपीयू के सीधे संपर्क में होती है। डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है प्राथमिक मेमोरियां, और ये कार्यशील मेमोरी है। इसका उदाहरण है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का उदाहरण क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल नाम है उदाहरण क्या। ये अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा को पढ़ा तो जा सकता है परंतु पुनः लिखा जाता है। डाटा को पढ़ा जा सकता है तथा पुनः लिखा जा सकता है। प्रोसेस किया गया डाटा बंद करने पर अपने आप ही क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसके दो प्रकार है, एस रैम और डी रैम। एस रैम इसकी स्पीड तेज होती है तो गति तेज होती है। डी रैम धीमी होती है, सस्ती होती है और बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। देखो एस का मतलब स्पीड तेज मेमोरी होती है, डी रैम की तुलना में बार बार रिफ्रेश करने की इसको आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसको करनी पड़ती है। फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी है भाई, नॉन वोलेटाइल है। रोम कौन है? रोम रीड ओनली मेमोरी। कौन है? रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। डाटा को पढ़ा तो जा सकता है, डाटा को पढ़ा तो जा सकता है लेकिन पुनः लिखा नहीं जा सकता। ये मदरबोर्ड में लगी एक सिलिकॉन चिप है। BIOS कंप्यूटर को चालू होने पर हार्डवेयर का पहुंचाना, BIOS कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर को पहचानने का जो काम करता है वो BIOS करता है। फर्मवेयर एक स्टोर सॉफ्टवेयर है, स्टोर करने वाला। फर्मवेयर क्या है? स्टोर सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर। फिर बात करेंगे रोम की। रोम के पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है। इसके पूरे नाम देख लो आप तो। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, फिर रोम रीड ओनली मेमोरी, ई की इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल और इरेजेबल, और फिर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ईपीरोम को मिटाने के लिए विद्युत तरंगों। फिर है केस मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी यदि कोई है ना तो वो रजिस्टर है, और उसके बाद में केस मेमोरी है। रजिस्टर और रैम के मध्य में होती है ये केस मेमोरी। क्या होती है? रजिस्टर और रैम के मध्य में। या फिर एक बात और याद रखना केस मेमोरी के बारे में, केस मेमोरी ये प्रोसेसर, सीपीयू का जो प्रोसेसर होता है और जो मेन मेमोरी होती है ना उसके बीच में होता है। मेन मेमोरी के बीच में कौन होता है? केस मेमोरी। प्रोसेसर और मेन मेमोरी के मुख्य मेमोरी के बीच में। गति का क्रम, रैम मुख्य मेमोरी हो गई और ये रजिस्टर के बीच में। रजिस्टर, केस, रैम, SSD, HSD ये गति का क्रम है इनका। सबसे तेज कौन सी होती है? सबसे तेज है रजिस्टर। सबसे तेज कोई यदि मेमोरी है तो वो रजिस्टर, फिर केस है, फिर रैम है, उसके बाद में SSD है। इस SSD का पटवार में फुल नाम पूछा था, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलो जी आगे। द्वितीयक मेमोरी, स्थायी मेमोरी कहते हैं इसको। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी कहते हैं इसको। डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसके अन्य उदाहरण है HDD, SDD, CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, उसके बाद में मेमोरी की इकाइयां। इनकी से क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखो हर बार बनाए, पटवार में भी बनाया, वीडियो में भी बनाया, तो आपके भी बनेगा। 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, ये तो वीडियो में बना था और इनमें से पटवारों की दोनों शिफ्टों में बना था। 4 बिट बराबर 1 निबल, फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट। फिर याद करो, बाइट बराबर KB, KB से MB, MB से GB, GB से TB, TB से PB, PB से ZB, ZB से YB, YB से EB। और भी है क्या?
जेड बी से वाई बी हो गया ना। सबसे पहले बाइट से के बी, ऐसे याद करो के बी, फिर के बी से एम बी, एम बी से जी बी, जी बी से टी बी, टी बी से पी बी, पी बी से ई बी, ई बी से जेड बी, जेड बी से वाई बी, वाई बी से बी बी। इतना याद कर लोगे ना, ये ऐसे रटना नहीं है एम बी, जी बी, जी बी, टेराबाइट, पेराबाइट, कुछ नहीं है, पेटाबाइट अपने आप याद आ जाएगा। आपको तो ऐसे याद करना है, बिट 4 बिट बराबर 1 निबल, और 8 बिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ये याद करो एक बार, तो याद करो भाई, याद करो जल्दी से, याद करो जल्दी से, याद करो, याद करो, याद करो। 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर बाइट। फिर याद करो के बी से स्टार्ट हो, के बी, के बी से एम बी, एम बी से जी बी, जी बी से टी बी, टी बी से पी बी, पी बी से ई बी, ई बी से जेड बी, जेड बी से वाई बी, वाई बी से बी बी। आ लो, यानी 1024 आगे लगा दीजिए बस। 1024 बाइट बराबर 1 के बी, 1024 के बी बराबर 1 एम बी, 1024 एम बी बराबर 1 जी बी, 1024 जी बी बराबर 1 टेराबाइट, टेराबाइट से पेटाबाइट, पेटाबाइट से एटाबाइट, एटा से जेटाबाइट, एक्साबाइट, बेराबाइट, बेंट्रोबाइट, योटाबाइट, कुछ भी है। के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी, वाई बी, बी बी। क्लियर, याद कर लोगे। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बाद में अपना अगला प्रोसेस देखते हैं सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर से इनका संबंध पहले से रहता है, कंप्यूटर को चलाने और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने का काम करते हैं। निम्न प्रोग्राम शामिल है, इसमें निम्न प्रोग्राम शामिल है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक और यूनिक्स, कौन है, मैक और यूनिक्स। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में है एमएस डॉस, इसका याद रखना, और विंडोज। एमएस दोनों एक ही था, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर में लिनक्स, मल्टी यूजर कौन है, लिनक्स है, ध्यान रखना, मल्टी यूजर कौन है, लिनक्स है। मोबाइल एंड्रॉयड है, विंडोज है, आईओएस भाषा के संसाधक। ये बहुत मैं शॉर्टकट में याद करवा देता हूं। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। इंटरप्रिटेटर ये क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा के अलावा जो भाषाएं थी ना, उच्च स्तरीय भाषाओं को पंक्ति दर मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ बदलता है, इंटरप्रिटेटर धीरे धीरे बदलता है, और असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। आल्यो, कंपाइलर कंपाइल करता है लेकिन एक साथ करता है, प्रिंटर एक एक लाइन को करता है, और असेंबलर असेंबली भाषा को बदलता है। यूटिलिटी प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग की कुछ भाषाएं हैं, भाषा में कोबाल है, फोर्टोन है, ठीक है। तो कोबाल का पूरा नाम रखना, कॉमन बिजनेस कोबाल, देख लेता हूं, कोबाल कॉमन बिजनेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट, स्प्रेडशीट है एमएस एक्सेल, लोटस, डेटाबेस है एमएस एक्सेस, मेलिंग है एमएस आउटलुक, और वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये याद कर लेना, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन कौन से, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट है, जेईटीसी, और फाइल कंप्रेसर है विनजिप और विनरार, ये फाइल को कंप्रेसर करते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन आ गया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले से इंस्टॉल रहता है कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर एवं हार्डवेयर के मध्य यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। यूजर इंटरफेस 2 प्रकार का होता है, एक CLU कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, और एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS DOS याद कर लेना, MS DOS क्या है, मल्टी सिंगल यूजर है। उसके बाद में GUI MS विंडोज है, MS OS है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, iOS है, विंडोज है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप यूजर के आधार पर सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, नेटवर्क और सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज और रियल टाइम प्रोसेस। लिनक्स
ये क्या है, ओपन सोर्स एवं फ्री ऑपरेटिंग है। इसके साथ में लिनक्स की और याद रख लो, ये ओपन सोर्स के साथ में मल्टी प्रोसेसिंग प्लस में मल्टी प्रोसेसर और मल्टी यूजर। ये फिर है फाइल सिस्टम। फिर कौन सा सिस्टम है, फाइल सिस्टम। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम का काम है। फाइल के प्रकार, टेक्स्ट फाइलें होती है वो .txt .csv लॉग में होती है। चित्र फाइलें .jpg होती है, .png होती है, .gif होती है, .bmp होती है। ऑडियो फाइलें mp3 होती है, वेव होती है, और वीडियो mp4 वगैरह वगैरह होती है। अब आगे है आपका MS वर्ड और MS एक्सेल पावर पॉइंट। ठीक है, चलो जी। आज देखो थोड़ा सा मेरी गला खराब हो चुका है और पिछली क्लास लेने से इतनी तबीयत भी सही नहीं है। तो अब आप लोगों को क्या करना है भाई बच्चों, तो MS वर्ड और एक्सेल बच्चा यदि आपको पढ़ाना है तो मेरे हिसाब से तो आप MS वर्ड और एक्सेल को बहुत बार पढ़ चुके हो, इन दो को ही पढ़ना होता है, और वैसे खूब बार इनको पढ़ भी चुके हो MS वर्ड को और एक्सेल को। तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं और से भी जाके, हर किसी ने MS वर्ड और एक्सेल तो करवा रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी मेरा मुख्य उद्देश्य जो तीसरा और चौथा चैप्टर करवाना था वो मैंने अच्छे से करवा दिया। उसके बाद में ऐसे कंप्यूटर का शॉर्टकट में जो काम की चीज़ें थी वो मैंने रिवाइज करवा दी। अब आपको वर्ड और एक्सेल है वो मैं नहीं करवाऊँगा, कभी टाइम मिल गया तो ऐसे मान लो वीडियो डाल दूंगा। हालांकि वर्ड और एक्सेल का हाँ एक वीडियो डाला हुआ है मेरा, वर्ड का अलग एक्सेल का अलग, यदि वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। वही कंटेंट है करवाया है मैंने वर्ड और एक्सेल में, 4th ग्रेड के नाम से कंप्यूटर करवाया था, वहाँ वर्ड और एक्सेल करवा रखा है। आज मेरा मुख्य उद्देश्य था जो तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट जो मैंने आपको अच्छे से करवा दी, और ये उपकरण और टूल्स, अब वर्ड और एक्सेल ही बचा है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना जो मैंने पढ़ाया ये पढ़ना है कंप्यूटर में। और MS वर्ड और एक्सेल के मेरे वीडियोज बने हुए पड़े हैं, तो वहाँ से जाकर आप उनको पढ़ सकते हो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो क्या लगा आपको, अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या कौन से सब्जेक्ट का मिलेगा वो मैंने पहले पिछले वीडियो के लास्ट में बता दिया है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। पिछली बार एग्जामिनर ने कहाँ से क्वेश्चन, वो भी अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब की बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस चैप्टर से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को क्या करो भाई लाइक। और यदि आप ये नोट्स मेरे लेना चाहते हो तो आप है ना जाके ये नोट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये परचेज कर सकते हो। हर नोट्स है वो पहले 299 के थे, अब 299 को आपको ये सारे हस्तलिखित नोट्स एक साथ PDF पे मिल जाएगी, जो इतने आसान भाषा में लिखे गए हैं कि आप एक दिन में इन सब का रिवीजन कर सकते हो। तो आप ये परचेज भी कर सकते हो, बहुत आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स है। बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ ये PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये विशेष ध्यान रखना कि सर्दी की रातें हैं, मैं तो आपको यहाँ क्लासें ले रहा हूँ ऐसे बिना, कान तो बहुत ठंडे हो चुके हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी, आपको अपने बिस्तरों का ध्यान रखना है। बिस्तरों के अंदर बढ़ के माय मोबाइल ले और फिर देख लिया करो चाहे वीडियो ने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।